संदीप जी, राकेश जी, सुनील जी, अरुण जी, शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लनटॉप अड्डे पर। जब भी आगरा का जिक्र होता है, आगरा की इकोनॉमी का जिक्र होता है, तो सबसे पहले बात होती है टूरिज्म इंडस्ट्री की। हैंडीक्राफ्ट भी इससे जुड़ा है। जब टूरिस्ट आएंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, खाएंगे, रुकेंगे, तो वो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और आगरा की एक और बड़ी पहचान है लेदर इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री। तो आप सब लोग उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। वक्त मुश्किल बीता है, खास तौर पर पिछले 2-3 बरस। 5,000 करोड़ का है टूरिज्म का कारोबार। अगर इसमें हैंडीक्राफ्ट जोड़ दें तो 2,500 करोड़ और हो जाता है, 7,500 करोड़। 500 से ज़्यादा होटल, 100 से ज़्यादा पेइंग गेस्ट, 400 से ज़्यादा रेस्टोरेंट। और आगरा का टूरिज्म इंडस्ट्री जो है 70% विदेशी टूरिस्टों पर आश्रित है। ठीक जानकारी है सर? लगभग, हाँ। और ये 1.5-2 साल से इस पर रोक लगी हुई है, हालांकि अब फ्लाइट शुरू हो रही है। मैं आप लोगों से इस पूरे सत्र की बातचीत में ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को इन 2-2.5 सालों में आई। ओवरऑल आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में रिफॉर्म के लिए सरकार को किस तरह की कोशिशें करनी चाहिए, ठीक है? और अगर ऑडियंस का कोई सवाल होगा आप लोगों से, अगर पॉलिटिशियन से, सरकारों से सवाल है, तो अगले सेशन का इंतज़ार करिएगा, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के नेता यहाँ पर होंगे। पर अगर इन इंडस्ट्री के नुमाइंदों से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आखिरी में हम ओपन माइक सेशन रखेंगे। संदीप जी, आपसे शुरू करते हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आगरा को? मुझे लगता है कि दिक्कतें असीमित थी और अपने अस्तित्व, अपनी जान बचाने की जद्दोजहद से गुजरे हैं हम लोग। और सरकारों के पास करने के लिए काफ़ी कुछ था, लेकिन हम लोगों के हाथ बंधे हुए थे और हमारे पास किसी तरीके की कोई मदद नहीं थी, कोई राह हमें कहीं से दिखाई नहीं दी गई। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि हम लोगों पर पूरे तरीके के खर्चे जारी रहे। हमें हर तरीके की जितने टैक्सेशन था, जितनी लाइबिलिटीज़ थी, वो हम पर रहीं और सरकारों ने भी किसी तरीके की मुरब्बत हमसे नहीं बरती। जबकि प्रधानमंत्री जी इसी शहर में, इसी बड़े मंच से पर्यटन की महत्ता बता कर गए थे, हमें किरण दिखा कर गए थे कि उनके दिमाग में पर्यटन है और वो काफ़ी कुछ करने के इच्छुक हैं। लेकिन हम जो सबसे छोटे दर्जे के लोग थे, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया। तो ऐसे में अगर हम जिंदा हैं, हम अगर आपके मंच पर हैं, तो अपने बूते पर हैं। सरकारों का इसमें किसी तरीके का कोई योगदान नहीं है। संदीप जी, आपने बहुत ज़रूरी पॉइंट उठाया कि जब सबको रिबेट मिल रहा था तो टूरिज़्म वालों को वो रिबेट क्यों नहीं मिला। राकेश जी, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? 2016 नोटबंदी के बाद टूरिज़्म गिरता गया, कोरोना आया और गिर गया। कोरोना के वक्त हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल हमसे पूरा लिया गया, जबकि एक्ट में स्पष्ट लिखा है यदि बिल्डिंग खाली है टैक्स 0 रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 2013 में आगरा में आते हैं और ये कहा आगरा में एयरपोर्ट नहीं है, कमाल हो गया, आप मुझे वोट दीजिए एयरपोर्ट आएगा। आज हालत ये, एयरपोर्ट छोड़िए सिविल इंजीनियर भी बन के तैयार नहीं हुआ और चला गया जेवर में। ये हमारा दुर्भाग्य। और स्थिति ये है, आज की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, पिछले 4.5 साल में एक भी बता दें टूरिज्म के लिए क्या किया आगरा के लिए। मैं तो विश्वास से कहता हूँ, जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में जिसने पर्यटन हित में काम किया होगा वह विधानसभा में राज करेगा। हालत बहुत खराब है, हम रो नहीं रहे। कैसे अपने स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं, कैसे बिजली का बिल दे रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। कई सरकार की हिमायत करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो महामारी थी, आपदा थी, पैंडेमिक था, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था कि विदेशी पर्यटकों पर रोक लगाई जाए। आप इस सफाई से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं इत्तेफाक तो रखता हूँ, लेकिन इतनी विषम परिस्थिति से जो हम गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, तो उम्मीद और राहत की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है और पूर्ण उपेक्षा के शिकार रहे हैं हम। जैसा मेरे भाइयों ने बताया
एयरपोर्ट सुनते सुनते कान पक गए, बैराज नहीं बना। ये आपको एयरपोर्ट का झुंझुना आप लोगों को कब से दिया जा रहा है, कितने ये- दशकों से? जी 40 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए। सर हम बड़े हो गए बच्चे से इसी झुंझुने को बजा बजा के। आपके तो और ज्यादा होगा सर। आपको नाम बदलने की इतनी जल्दी है, स्वागत है। आप मुगल म्यूजियम का नाम शिवाजी स्टेट म्यूजियम कर दीजिए, स्वागत है। लेकिन उसको पूर्ण भी तो कराइए, उसके लिए बजट भी तो दीजिए। 70 करोड़ रुपए खाली कूड़े की तरह पड़े हुए हैं, एक छोटे से अनुदान को करके उसको तैयार तो करा दीजिए। तो ऐसी हमारी बराज की समस्या है। कीठम पर तमाम हमारी योजनाएं हैं। स्ट्रीट कैफ़े की योजना थी, किसी भी योजना पर प्रो पुअर के अंदर जितने हमारे स्कीम्स थी सब आपने वहीं की वहीं छोड़ दी। खुशीनगर में एयरपोर्ट, स्वागत है, आप 2 साल में बना सकते हैं, तो हमारा 25 साल में तो बन सकता है। तो जब सरकार कोई काम करना चाहती है, हम भी उनके हैं, 9 विधायक दिए हैं, 2 सांसद दिए हैं, मेयर दिया है, 4 मंत्री दिए हैं, पंचायतें दी हैं, सब कुछ दे दिया, जान दे दी, खून दे दिया, और क्या लीजिएगा? महामारी तो आई है, लेकिन महामारी में सिर्फ एक पर्यटन ही छोड़ दिया आपने। क्या आपके और व्यवसाय नहीं चल रहे? क्या और सबको है, हम लोगों को जीने का हक नहीं है? तो सरकार को सोचना पड़ा। आपने 6 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, पर्यटन उद्योग को इतने करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। आज 6 महीने बाद किसी बैंक में एक भी गाइडलाइन नहीं है। किसी बैंक के पास 10 लाख रुपए का लोन देने के लिए, 1 लाख का लोन देने के लिए कोई रूपरेखा, कोई गाइडलाइन, कुछ नहीं है। सिर्फ आप जब मतलब कमाल है, वोट दे दिया, ले लीजिए, फिर आएंगे, फिर दे देंगे। अब हमें बख्श तो दीजिए आप। राकेश जी आपको जोड़ रहे थे इसमें, माइक पे बोलिए। माइक। ये स्थिति है आज, होटल वाले को बैंक लोन नहीं दे रही। होटल के लिए यदि लोन लेने जाए, आगरा की बैंक लोन नहीं देगी, स्पष्ट मना कर देती है कि आपसे कैसे मिलेगा, कैसे सरवाइव करेंगे आप। क्या उन्होंने इसको डूबता हुआ जहाज मान लिया है? 100%, 100%। माइक पे बोलिए, माइक पे। सुनील जी। जी हाँ, बैंक ने उसको सेंसिटिव सेक्टर डाल के कोई भी टूरिज्म रिलेटेड उसको कोई भी लोन नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री तो एकदम देश के सामने घोषणा, टूरिज्म को इतना, उनको इतना। जी देखिए, वो उनके सम्मान में कुछ भी कहना हम जैसे छोटे लोगों के लिए, लेकिन हमारी वेदना किससे कहें और कोई सुने, ये प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहते। उनके हमारे सम्मान पास के कोई साथ- सेशन नहीं है जहां हम अपने मन की बात कर सकते। अरे लल्लन टॉप अड्डा है ना सर, खुल के बोलिए। तो सर बोल तो दिया, अब इससे ज्यादा तो छाती बची। हमारे पास उसमें खून नहीं है, सब सूख चुका है अब। अरुण जी, ये सरकारें राजस्व देने वाले स्रोत की सुनती क्यों नहीं है? भाई कारोबार फलेगा फूलेगा तो सरकार के पास आमदनी आएगी, लोग खुशहाल रहेंगे, लोगों के पास रोजगार रहेगा। आगरा तो एकदम जैसे ऐसे इंडिया के बहुत सारे आइकन पॉपअप होते हैं ना, सो द मोमेंट आप ग्लोबल लेवल पे इंडिया को मेंशन करो तो सबसे पहले ताजमहल ही दिखाया जाता है, द लैंड ऑफ ताजमहल। किसी को 4 सीन भी दिखाने होते हैं, हॉलीवुड की फिल्म में तो एक ताजमहल का शॉट दिखा देते हैं। जी, इसका आर्थिक आधार भी बता दूं कि भारत की जीडीपी में 9% के लगभग योगदान हमारे पर्यटन उद्योग का है, और लगभग 14 लाख करोड़ का व्यापार हम देते हैं इस देश को। तब हमारी ये औकात है। जी जी, बोलिए बोलिए। ताजमहल को आइकॉनिक मॉन्यूमेंट सरकार बनाना चाहती थी, सबसे ज़्यादा मिसमैनेज मॉन्यूमेंट आज के ही अखबार में है। 1.5 किलोमीटर की लाइन लग रही है, गोल्फ कार्ट के लिए आधे घंटे रुकना पड़ रहा है। तो किस तरह का पर्यटन मैनेज हम कर रहे हैं? क्या एक ताजमहल हम मैनेज नहीं कर सकते? इंदौर के शहर को देखिए, वो पूरे शहर की सफाई मैनेज कर रहे हैं, हम एक ताजमहल के आसपास की ताजगंज की सफाई मैनेज नहीं कर सकते। अरुण जी। देखिए, इस देश को अगर कोई मजबूत ज़मीन दे रहा है पर्यटन के लिए, तो वो और कोई नहीं, हमारा शहर आगरा ही है, जिसको दर्शित करके, प्रोजेक्ट करके इंडिया के अंदर टूरिज़्म को उत्पन्न किया जाता है या उसका पोटेंशियल एनकैश किया जाता। 265 के आसपास आगरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्किल में मॉन्यूमेंट्स हैं। 265 265 सिर्फ आगरा रीजन आगरा में है। सर्किल में, जिसके अंदर 100 के आसपास आगरा में है
और 100 में से मैं समझता हूँ कि 90 जो है वो डेड मॉन्यूमेंट है। रात के समय वो कहाँ है दिखाई नहीं देते हैं। उनके आसपास की सराउंडिंग्स जो हैं, जिनके लिए पथकर निधि यहाँ पर जो बनाई गई, जो कि मुख्य स्रोत है आज आगरा विकास प्राधिकरण का, कि उसमें से बहुत बड़ी राशि तकरीबन 50% से भी ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मॉन्यूमेंट्स के ऊपर खर्च की जाएगी। उसमें यह हालत है कि किसी भी मॉन्यूमेंट्स की सराउंडिंग उस तरह से नहीं है जिसका कि दर्जा उस तरह से हासिल हो जिसका डिज़र्व करता है वो मॉन्यूमेंट। सुनील भाई ने ठीक कहा कि ताजमहल की ये स्थिति है तो बाकियों की क्या होगी। और इसमें से अकलौता शहर आगरा था जिसके पास में 3 विश्वदायी संपत्तियां थी, अकेला। उसके बाद में रोम और दिल्ली आया। ये इंटरनेशनल लेवल पे आगरे की 3 कौन सर? फतेहपुर, आगरा ताजमहल, फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। अच्छा, आगरा और फोर्ट। उसके बाद में 2 का और प्रस्तावना दी गई है, सिकंदरा और इत्माद-उद-दौला। अगर ये 5 भी यूनेस्को अप्रूव कर देता है तो 5 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ अगर किसी शहर में होंगी तो वो आगरा होगा। आज 1 करोड़ 10 लाख के आसपास टूरिस्ट, मैं 2 साल पहले कोरोना काल के पूर्व की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल हमने काट दिए अपनी ज़िंदगी से, अपने कैलेंडर से हमने काट दिए कोरोना के। उससे पहले जो था 1 करोड़ 10 लाख के आसपास टूरिस्ट आया। और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जेन्युइन टूरिस्ट जो भारत में आता है, हर चौथा आदमी अगर किसी शहर को देखने की इच्छा व्यक्त करता है तो वो आगरा है। और आगरा ये सबसे निगलेक्टेड है। आगरे की एयर कनेक्टिविटी का जो रोना है वो सही कह रहे हैं कि 30-40 साल इन्हें हो गए, मेरी उम्र शायद थोड़ी और ज़्यादा मुझे भी हो गए, कि आगरा के अंदर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कभी थी, चार्टर भी यहाँ पे आते थे, जर्मनी से भी आते थे, लंदन से भी आते थे, आज कुछ नहीं है। और एयर कनेक्टिविटी यहाँ पर सबसे पुअरेस्ट है। बेंगलोर से एक फ़्लाइट है यहाँ चल रही है और भोपाल वगैरह से इसके अंदर डोमेस्टिक के अंदर थोड़ा सा आया, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैफिक भी नहीं है। और इंटरनेशनल ट्रैफिक एयर की भी कोई भी ऐसी योजना अभी तक आगरे में नहीं आई है। आई है तो नज़दीक में जेवर में आई है। अगर जेवर में आई है तो मैं इस बात को आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे ना रख के उसका नाम ताज एयरपोर्ट कर दे तो उससे कम सम्मान हमें यहाँ मिल जाएगा आगरा को, जिसके लिए वो डिज़र्व करता है। हम लोग वापस से इस सेक्टर पे आएंगे। शैलेश जी, आप लेदर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैंडमिक के दौर में या उसके आगे पीछे सरकारों की जो पॉलिसीज़ हैं उनका किस तरह का असर पड़ रहा है? कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं? आगरा की जो अहम पहचान है, एक तो ताजमहल और दूसरे मॉन्यूमेंट्स और दूसरा लेदर इंडस्ट्री, अभी क्या स्थिति है? सर, आगरा में बेसिकली 2 ही व्यापार हैं। या माइक तो थोड़ा क्लोजर। आगरा में बेसिकली 2 ही व्यापार हैं, या तो टूरिज्म इंडस्ट्री है या फिर फुटवेयर इंडस्ट्री है। और फुटवेयर में भी 2 पार्ट है, बेसिकली एक्सपोर्ट है और डोमेस्टिक मार्केट है। डोमेस्टिक मार्केट बहुत बुरी तरह प्रभावित रहा क्योंकि कोरोना के टाइम में ऑर्डर्स नहीं आए और लोग फैक्ट्री नहीं चला पाए अपनी। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट के अंदर समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं आई। सरकार का सहयोग भी रहा। सरकार ने विदाउट कोलेट्रल हम लोगों को बैंक से लोन भी दिलवाया। और इसके अलावा जो भी कोरोना टाइम के अंदर जो भी लाइट का बिल था हमारा, वो माफ़ कर दिया गया। और कोरोना टाइम में फैक्ट्रियाँ यथावत चलती रहीं। कोरोना टाइम में आगरा की कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं की गई थी सरकार की तरफ से। तो हमारी तो इसलिए फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं रही, स्पेशली एक्सपोर्ट सेक्टर। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक मार्केट बुरी तरह प्रभावित रहा, ये बात बिल्कुल सच है। कुछ समस्याएं हैं फुटवेयर इंडस्ट्री की, जैसे TTZ की वजह से हम लोगों को अब फर्दर फुटवेयर इंडस्ट्री के लाइसेंस नहीं मिल रहे अभी। किसकी वजह से? TTZ के अंदर आता है ना अपना पॉल्यूशन। थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो लोग टीवी पे देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे। एक्चुअली सर, आगरा जो है वो TTZ के अंतर्गत आता है और जो पॉल्यूशन बोर्ड है उसने फुटवेयर इंडस्ट्री को ऑरेंज कैटेगरी में डाला हुआ है। तो फर्दर अब कोई भी आदमी आगरा में फुटवेयर इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। क्या सरकारों का या नियामक एजेंसीज का ये मानना है हाँ कि जी। ताजमहल के संरक्षण के लिए ये जरूरी है कि हाँ जी। प्रदूषण ना फैले? तो फुटवेयर इंडस्ट्री से कैसे प्रदूषण फैलता सब है? कोई प्रदूषण होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं कहाँ तक ये पहुंचती देखो है वो बातें। सर इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। आप ठीक कह रहे हैं। 2016 के बाद होटल बनना बंद हो गए, उनको परमिशन नहीं मिल रही है। होटल से क्या पॉल्यूशन होता है? 2016 के बाद से आगरा में केवल वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज अलाउड है NGT के आदेश से। उसके अतिरिक्त जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए सरकार ने हलफनामा NGT में दाखिल किया है कि हमने रोक लगाई है ताकि प्रदूषण ना फैले, ताकि ताजमहल को कम से कम नुकसान हो। ये जो 4 साल से सड़कें खुदी पड़ी हैं, वो दूर हो नहीं, रही वो हैं। विकास कार्य है। वो मेट्रो भी बन रही है, वो भी विकास कार्य है, लेकिन हवाई जहाज से प्रदूषण होता है, इसलिए फ्लाइट्स पे रोक है।
आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ सरकार से, होटल से क्या पॉल्यूशन होता है ये बताएं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 2016 से होटल पे कोई लाइसेंस नहीं मिला। हाँ, अवैध होटल जरूर चल रहे हैं, लगभग 400। क्या करना चाहिए सरकार को? मान लीजिए कोई सरकार ऐसी आ जाए, मतलब सोचने में तो बुराई नहीं है, सोच सरकार तो को सकते चुनाव ही हैं। लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सोच तो सकते ही हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी सरकार आ जाए जो सुने। सरकार को चुनाव लड़ना चाहिए। सरकार का यही काम है कि वो चुनाव लड़े, सरकार बनाए, फिर जनता का शोषण करे, फिर सरकार बनाए, फिर चुनाव लड़े। अगर आपको सरकार को कोई सुझाव देना हो, जो जिसको हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में विन विन सिचुएशन, कि उनको भी लॉस ना हो और आप लोगों को भी, तो आप क्या एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहेंगे? छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि सरकार की नज़र से कुटीर उद्योग हट गया है। उनकी नज़र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ध्यान कर रहे हैं ताकि उनसे बड़े पैमाने पर उनको आर्थिक लाभ होते रहें। एक एक आदमी से मांगने में सरकार भी बदनाम होती है और लाभ भी कम होता है। तो कुटीर उद्योग जितना था, चाहे वो जूते का उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक साफ, पर्यटन साफ, 5 स्टार होटल्स के लेवल पर समस्याएं कम हैं और हाई स्केल की जो इंडस्ट्री है उसमें दिक्कतें कम थी, लेकिन कुटीर के लेवल पर किसी को पूछा तक नहीं गया। तो सरकार को वापस कुटीर पर आना पड़ेगा। स्वदेशी एक बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट था सरकार का, अभी तक होता था, और इस सरकार में शायद उसका आवाज़ सुनाई नहीं दी स्वदेशी की। उस पर आना पड़ेगा, गांव देहात पर आना पड़ेगा, तब जमीन के आदमी तक लाभ पहुंचेगा और वो सरवाइव करेगा। राकेश जी, मैं तो आपसे कह चुका साहब, जब तक सरकार, क्या है आपका चार्टर ऑफ डिमांड, बताइए सर। देखिए साहब, सबसे पहले होटल की बात करूं, होटल पे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, छोटे से होटल पे लाखों रुपए होता है। जब आपके एक्ट में लिखा है बिल्डिंग पे बंद है तो टैक्स नहीं लेंगे, उसको नहीं माना। बिजली का बिल मिनिमम चार्जेस हम लोगों ने 50,000 से 2 लाख रुपए तक पर मंथ दिया होटल बंद पर। ऐसा क्यों किया गया? आगरा में एक कोई बता दे। आपकी ये डिमांड है कि कोविड के टाइम पे जब होटल बंद रहे तब का ये जो चार्जेस हैं ये माफ करें या और इसमें आज सब्सिडी मिले? सरकार इसमें जो बैंक फिक्स लोन तो चार्जेस दे। है, जो फिक्स चार्जेस हैं वो माफ चाहे करें। हमारा एक भी बल्ब नहीं जल रहा और ऐसे दिन आए कि एक भी बल्ब नहीं जल रहा, तब भी हमें चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के देने पड़ गए, फिक्स चार्जेस। फिर आगरा के लिए कुछ नहीं किया। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, टूरिज्म के लिए जो होना चाहिए था उसका 1% नहीं। क्या होना चाहिए, वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मेरा सवाल है। देखिए, आगरा में रात्रि के लिए रात्रि बाजार, कल्चरल प्रोग्राम, लेजर लाइट, म्यूजिकल फाउंटेन। आगरा में टूरिस्ट आता है, शाम को 5 बजे पूछता है आगरा में क्या है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। क्या है आगरा 5 बजे के बाद? कुछ नहीं है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है, कृपालू महाराज जी इतना बढ़िया बना सकते हैं, लेजर लाइट, म्यूजिकल फाउंटेन लगा सकते हैं। आगरा पार्कों का शहर है, किसी भी पार्क में आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं क्यों नहीं की गई? नाइट बाजार क्यों नहीं बनाया गया? शिल्पग्राम बना, शिल्पग्राम में क्या मकसद था? कल्चरल प्रोग्राम होंगे वहाँ। एक गांव की तरीके से जो कुटीर उद्योग है, आगरा के जो मार्बल है जो बनता है, वहाँ छोटे छोटे दुकानदार लगाएंगे, क्यों नहीं किया गया? छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आगरा का 7 से 10 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, कुली से लेकर होटल मालिक तक। लेकिन हालात क्या है? कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं है। बहुत स्थिति हमारी खराब है, क्योंकि आगरा में, जी जी, बोलिए 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 बोलिए, सुनने ही आया हूँ मैं। देखिए दुर्भाग्य ये है, देश आज़ादी के बाद पहली बार एक पार्टी को 9 MLA, 2 MP, जिला पंचायत अध्यक्ष, एक राज्यसभा का, एक राज्यसभा MP, 3 MP, 4 मंत्री दिए। उसके बाद दुर्भाग्य ये है, कोई सुनने नहीं आता बात को, कोई करने को तैयार नहीं है। ऐसा जी, क्यों? आप कुछ कह रहे थे। सरकारों ने किया है, राकेश जी शायद भूल गए। मजे की बात यह है कि आगरा में कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई जहां से ताजमहल फोकट में देखा जा सकता हो। यदि किसी पेड़ से ताजमहल दिखता है तो उस पर भी नीचे का टिकट लगा दी गई है। ऐसी ऐसी जगह टिकटें लगाई गई जहां पर
कुत्ते और बंदर होते हैं, आदमी होता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी 2 स्टाफ लगा के टिकट विंडो स्थापित की गई है। कमाल की बात है, हमने कितना नोचने की स्थिति सोची है। कोई एक जगह शहर में कोई बताए, आप अभी क्विज खेल गए थे, मैं क्विज में सवाल पूछता हूँ, कोई एक जगह बताओ जहाँ से ताजमहल दिखता हो और वहाँ टिकट ना हो, सरकारी जगह ऐसी। ताजमहल के पीछे चले जाइए तो रिवर बैंक सिंचाई विभाग की ज़मीन थी और नदी आयोग की ज़मीन मानी जाएगी, वहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टिकट लग गई। पार्किंग के बगल में एक उजाड़ पार्क पड़ा है, उससे एक बुर्जी दिखती है ऊपर से, वहाँ पे भी टिकट इम्पोज कर दी गई। 2 सांसदों की निधि के बराबर ये ताजमहल अकेले देता है। आपसे तो मांग भी कुछ नहीं रहे, इस ताजमहल की इनकम को 70 करोड़ लगा दीजिए। ताजमहल के टिकट से एडीओ को मिलता है। एक मांग मैं आपके मंच से रखना चाहता हूं, अगर सरकार सुने, ये आवाज वहां तक जाए। यमुना सूखी है और इसके पास पानी नहीं है, और ताजमहल मर रहा है, और ताजमहल की जिंदगी के नाम पर यहाँ के उद्योग उजाड़े गए। क्या ताजमहल के हिस्से का पानी ओखला से नहीं छोड़ा जा सकता? राज्यों का पानी का बंटवारा होता है, क्या ताजमहल को एक प्रदेश मान के उसका हिस्सा नहीं जोड़ा जा सकता है कि वहां से इसके नाम का पानी छोड़ दिया जाए कि इतना पानी ये नदी में रहे? ये ताजमहल बच जाएगा अगर इसको ओखला पानी, जो पानी बंधक बना रखा है ओखला बैराज पे और उसके पीछे से हथनी कुंड से। मेरी मांग है कि ताजमहल को एक स्टेट मान के उसके हिस्से का पानी अलग से एलोकेट किया जाए और उसको समय समय पर छोड़ा जाए। यूपी के 2 हिस्से पानी आना चाहिए, यहाँ लोग भी हैं और यहाँ ताजमहल भी है। इस ताजमहल को दुनिया भर में शोकेस करते हैं हम, यही सरकारें शोकेस करती हैं। देखिएगा, अभी सर्वे किया गया था कुछ समय पहले, उसमें था कि 20 जो मेन मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कंट्री हैं वो जितना कमाते हैं, उस समय इनकम 4-5 साल पहले 80 करोड़ थी, उसमें 38 करोड़ अकेले आगरे के मॉन्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दे रहे थे। आधे इनकम पूरे मतलब देश की। कमाऊ पूत की रोटी तो वैसे ही ज्यादा घी पाती है। दुधारू गाय को हाँ, उन्होंने दुधारू दूध गाय निकाल रहे हैं, और उसके बाद में सोने की मुर्गी को काटे जा रहे हैं, और जो सोने क्या का करना अंडा चाहिए देने सर, वाली बताइए है। सुनील जी। जैसा आपको बताया गया कि टीटी जेट के लेकर तमाम पाबंदियां यहाँ थोड़ा के माइक नीचे रखिए, नीचे। हाँ, टीटी जेट पर आगरा में उद्योगों को लेकर पाबंदी लगा दी गई। तो क्या आगरा की जनता को रोजगार का हक नहीं है? कोई ऑल्टरनेट उसको अर्निंग का कोई सोर्स नहीं मिलेगा? जब पर्यटन है तो यहाँ तमाम अधिकारी आते हैं जो 1-2 साल करके चले जाते हैं, और इस तरह से किसी भी योजना में कमिटमेंट और कंटिन्यूएशन नहीं रहता। मेरा आपसे माध्यम से सुझाव और रिक्वेस्ट ये है कि आगरा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो कि एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन हो, और उसको 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए, ताकि जितनी योजनाएं हैं, जैसे आपने कहा बैराज, हम सालों से सुन रहे हैं बैराज, तमाम हमारी जो एयरपोर्ट की है और योजनाएं हैं पर्यटन से रिलेटेड। 3 बार उसका उद्घाटन हो चुका है, 3 बैराज बार का बैराज का उद्घाटन, सभी अलग अलग एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री या तो राज्यपाल। 1000 करोड़ रुपए सरकार के लिए क्या चीज है? आप तमाम जगह, आप सब जगह बजट दे रही है, और अब चुनाव का वर्ष है, तो भाई आगरा के लोगों को लिए भी जो है वो एक बार मोदी जी आ जाएं यहाँ पर, योगी जी आ जाएं, और 1000 करोड़ आते तो है रुपए। योगी आदित्यनाथ, क्या ऐलान करके जाते हैं? जी वो तो ट्रांजिट में आते हैं ज्यादातर, मथुरा वृंदावन है और दुनिया और भी काम है। तो मतलब आगरा के लिए जो मेन बात है, देखिए किसी की आलोचना करने से मुझे कोई नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आगरा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्था बने, जिसके पास पावर्स हों, जो सारे प्रोजेक्ट्स को लेके चलाए। ये नहीं कि आज चला फिर 2 महीने बाद नया कमिश्नर आ गया, नया वाइस प्रेसिडेंट आ गया, एडीए का अफसर बदल गया, मंत्री बदल गया, वो सब योजनाएं, हमारी कैफे बंद पड़ा हुआ है, म्यूजियम बंद पड़ा हुआ है, जितनी योजनाएं हैं कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पॉलिसी कंटिन्यूटी हो, मॉनिटरिंग हो, फंड्स हो। जी सर, बताइए। देखिए, एक फ्रेंडली टूरिज्म जहाँ होता है वहाँ पर एक स्वाभाविक रूप से पर्यटन का उदय हो जाता है। गोवा इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, केरला इसके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। आगरा के अंदर भी जो कि डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स
डिफरेंट रोड्स एंड स्पेशली जहाँ पर टूरिज़्म उत्पन्न हुआ है, जनरेट हो रहा है और संभावनाएं हैं, उसमें एक फ्रेंडली टूरिज़्म का अनुभव होना चाहिए जब भी पर्यटक वहाँ पर आए। टूरिस्ट पुलिस का यहाँ पर गठन है, लेकिन उनके साथ में एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी साथ साथ होना चाहिए। अब 1200 के आसपास हमारे यहाँ पर गाइड फोटोग्राफर्स वगैरह हैं। अभी कुछ पास के अंदर रिक्शा वालों को भी भरतपुर के अंदर एक गाइड की तरह से ट्रेन कर दिया गया कि हर वो भी गाइड है, जो कि साथ साथ यात्रा भी करा रहा है और अनुभव भी दे रहा है और जगह का विस्तार पूर्वक वर्णन भी कर रहा है। आगरा के अंदर कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि इस तरह का स्किल डेवलपमेंट एक लोअर लेवल के ऊपर भी उत्पन्न किया जा सके, जिससे आगे जाके टूरिज्म फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उस शहर में बने जिसके अंदर ऑलरेडी एक टूरिज्म व्याप्त है। ये एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। और आगरा में जो है कि मोनूमेंटल ही नहीं, यहाँ की सराउंडिंग, अभी मुख्यमंत्री की आपने बात की, रिलीजियस टूरिज्म भी यहाँ पर बहुत है। ब्रज का तो है ही, साथ में बटेश्वर जहाँ 101 मंदिर हैं, शौरीपुर जो कि महाभारत काल के कुंती भोज और कर्ण से संबंधित है, जैनियों की वहाँ पर तीर्थंकर जो थे नेमिनाथ जी, उनका जन्म स्थान है। होलीपुरा का 500 साल का इतिहास वहाँ पर की हवेलियों के अंदर दर्ज है। चतुर्वेदी हवेलियाँ देखने वाली हैं। और वाइड टूरिज्म भी आगरे में बहुत बड़ा है, चाहे वो कीटम लेक हो, चाहे चंबल सफारी हो, चाहे लाइन सफारी जो अभी डेवलप की गई है इटावा में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जिसका प्रचार नहीं है। अभी हमको लेकर गए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, तो हम दंग रह गए कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट से, टूरिज्म से भी जुड़े हुए लोगों को नहीं मालूम कि पूरे भारत में अगर सबसे आदर्श ज़मीन अगर कहीं पर एशियाटिक लॉन्स की है तो वो आगरा से 100-125 किलोमीटर दूर इटावा के अंदर है। इटावा इंटरनेशनल लेवल की लॉन्च सफारी है, उसके ऊपर यहाँ पर कभी भी तवज्जो नहीं दिया गया। घड़ियाल यहाँ पर अगर कहीं मिलते हैं पूरे विश्व में तो इसी चंबल के अंदर मिलते हैं। तो वाइल्ड टूरिज्म भी जो है वो एथनिक टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, हिस्टोरिक टूरिज्म के साथ में एक एडिशन जो है यहाँ का विलेज टूरिज्म और वाइल्ड टूरिज्म भी है। तो इसके अलावा आगरे का म्यूज़िक और लिटरेचर टूरिज्म में भी बहुत बड़ा योगदान है। सूरदास से लेके मिर्ज़ा गालिब से नज़ीर अकबराबादी की आपने बात की, जिसका सारा साहित्य यहाँ पर है, उसकी कर्म भूमि यहाँ रही। गालिब के तो पैदाइश से लेके निकाह से लेके शायरी का आगाज़ तक इस शहर के अंदर हुआ। कितने स्कॉलर यहाँ पर आते रहते हैं। नज़ीर अकबराबादी का भले आगरा में जन्म नहीं हुआ, लेकिन आगरा को आज देखना, पहचानना, इवेंट्स देखने हैं, घटनाएं देखनी है, उस समय के त्योहारों को देखना है, पर्वों को देखना है, तो एक ही आदमी आपके सामने है। नज़ीर का साहित्य पढ़ लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा तब का आगरा क्या था और आगरे का मिजाज और आगरा की संस्कृति क्या। तो इतना बड़ा टूरिज्म का वाइड रेंज मैं नहीं समझता हूँ कि विश्व के किसी शहर में है, अगर है तो आगरा में है। शैलेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेदर इंडस्ट्री कैसे इस टूरिज्म इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है? क्या इस तरह का कुछ है कि फ़र्ज़ करिए कि एक टूरिस्ट आता है बाहर से या देश के अंदर से ही, और वो ये सारे मॉन्यूमेंट देख रहा है, रुक रहा है, तो उनको शॉपिंग करनी है, तो क्या वही कन्वेंशनल बाज़ार हैं, कुछ डेडिकेटेड उन लोगों के लिए इस्टेब्लिश है, या कुछ होना चाहिए? कोई आपके पास सुझाव हो? सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस चर्चा को सुनने के बाद कि जब आप 9 विधायक और 3 सांसद बिना कुछ करे ही दे देते हैं, तो सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए वो कुछ भी करे। जो उसे चाहिए वो तो उसे मिल ही गया, तो वो क्यों आपके बारे में कुछ भी करे? उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा कि आप अपनी शर्तें कैसे मनवा पाते हैं। और जहाँ तक फुटवेयर इंडस्ट्री का सवाल है, मैं इतना कह सकता हूँ, गवर्नमेंट ने अगर पिछले 10 साल से अगर मैं कंपेयर करूँ आज की स्थिति को, तो करीब 14-15% और एक्सपोर्ट इंसेंटिव से वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो नहीं है। थोड़ा इसको खोल के बताइए सर। ऐसा है कि गवर्नमेंट जो फॉरेन बिजनेस पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसमें ये सिस्टम था, आप जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ना एक सर्टेन अमाउंट मिलता था इनवॉइस वैल्यू का, जिसको बोलते थे ड्रॉबैक, जो गवर्नमेंट आपको दिया करती थी। 10 साल पहले वो करीब 15% हुआ करता था, आज वो सिर्फ 4% ही रह गया है। लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है उसके लिए, कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस सरकार कुछ करती भी नहीं है। इसके अलावा हमारे शहर में आज भी अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल लैंड की कोई जगह नहीं है, और जो है भी वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अगेन
समस्या ये है कि जब उनको सारे विधायक और सांसद मिल ही गए तो उनको सुनने की जरूरत भी नहीं है और वो सुनेंगे भी नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, फुटवेयर इंडस्ट्री चाहे तो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन समस्या ये है कि फुटवेयर इंडस्ट्री और ताजमहल दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री को इसलिए रोक दिया जाता है कि आपको लाइसेंस इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ ताजमहल। ताजमहल वाले जो व्यवसायी हैं, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री वाले व्यवसायी हैं, वो उनकी अलग समस्याएं हैं कि अलग तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकार जो है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इतने सक्षम नहीं है या उनको ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। चलिए, बार बार बात सियासत पर आ रही है तो अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें अलग अलग पार्टियों के सियासतदान आएंगे और इन सवालों के जवाब उनसे पूछेंगे। आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।